हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट्स के सभी सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने एबनॉर्मल लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट और फॉर्मूलाज की बात कर ली थी। आज हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे कि किस तरह जो थ्योरी हमने एबनॉर्मल लॉस की पढ़ी उसको क्वेश्चंस में किस तरह यूज़ में लाते हैं, किस तरह से उस ट्रीटमेंट को अपना करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को और जानते हैं कि एबनॉर्मल का प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, किसी भी क्वेरीज के लिए कमेंट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 3 है जो कि स्पेशली एबनॉर्मल लॉस के लिए बनाया गया है। मुंबई की भारत साइकिल लिमिटेड उदयपुर के चंद्रा एंड सन्स को 400 साइकिल्स 200 पर साइकिल से प्रेषण पर भेजते हैं। यानी कि जो भारत है उसने उदयपुर के चंद्रा को 400 साइकिल्स भेजी है, यानी कि जो कंसाइनर है वो भारत है, उसने 400 साइकिल भेजी और एक साइकिल की कीमत है 200 रुपये। प्रेषक भाड़ा 1400 व बीमा के 600 चुकाता है। प्रेषक के खर्चे दिए हुए हैं। इसके बाद मार्ग में ट्रक दुर्घटना के कारण 100 साइकिलें पूर्ण नष्ट हो जाती हैं, जिनके केवल क्रय मूल्य का 1/4 मूल्य प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें सबसे ये लाइन पढ़ते ही पहचान लेना है कि ये एबनॉर्मल लॉस है। ये लॉस डेली का होने वाला लॉस नहीं है जो कि डेली होते हैं। तो इस लॉस को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे, क्योंकि ये अचानक हो गया है। बाद में चंद्रा एंड सन्स ने 240 साइकिलें 250 प्रति साइकिल से बेच दी और ऐसे बोला है 1200 की चूंगी, 600 रुपये के विक्रय व्यय और 2400 अपने कमीशन के काटकर शेष राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज दी गई। यानी कि जो प्रेषणी है उसने ये खर्चे किए हैं, 1200 की चूंगी, 600 का विक्रय व्यय और 2400 अपने कमीशन के इसने काट के बाकी का पैसा प्रेषक को रिफंड कर दिया है। तो प्रेषक को बीमा कंपनी से असामान्य हानि के दावे के 12,500 प्राप्त हुए। असामान्य हानि एवं बिना बिका माल का मूल्यांकन करें। यदि हानि प्रेषणी के गोदाम में आने के बाद हुई है तो असामान्य हानि की गणना करो। ये वाला जो टॉपिक है उसकी हम बाद में बात करेंगे कि अगर वो गोदाम में होती है। हमने पढ़ा था एबनॉर्मल लॉस 2 टाइप से होता है, या तो मालग्रस्त यानी कि या तो गुड्स इन ट्रांजिट में ही हो जाता है और या फिर गोडाउन में पहुँचने के बाद होता है। तो सबसे पहले हम ये मानकर चलते कि मार्ग ट्रक की दुर्घटना में मार्ग में ही हो गया, यानी कि ट्रांजिट में ही हो गया। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन 3, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये कंडीशन ए है जहाँ पे हमारा लॉस कहाँ पे हुआ है? मार्ग में। जब मार्ग में लॉस हुआ है तब हम क्या अप्लाई करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जब मार्ग में माल की हानि हो जाती है तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि ट्रीटमेंट इस तरह था, जितना भी माल हमारा लॉस हुआ है उसकी जो लागत है उसके अंदर हम प्रेषक के खर्चे अनुपातिक रूप से यानी कि प्रपोर्शनेटली ऐड कर देते हैं। वही हमारी क्या होती है? एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। तो हम यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे। हमने देखा कि 400 साइकिलें तो भेजी थी, उसमें से 100 साइकिलें पूर्ण नष्ट हो गई। तो हमारे यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 साइकिल्स, जो कि हमारी क्या हुई हैं? लॉस हुई हैं। तो 100 और एक साइकिल कितने की थी? 200 रुपीज़ की थी। तो ये होते हैं 20,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ साइकिल्स क्या आ गई? 20,000। इतने का माल हमारा क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है।
अब इसके अंदर हम क्या जोड़ते हैं, प्रेषक के खर्चे। हमें ध्यान रखना है कि जब भी मार्गग्रस्त हानि है, यानी कि मार्ग में हानि हो गई है एबनॉर्मल लॉस की, तो उसके अंदर सिर्फ प्रेषक के खर्चे जोड़ते हैं, प्रेषणी के खर्चे हम नहीं जोड़ते हैं। तो प्रेषक ने हम जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में दो ही खर्चे किए थे, एक तो बीमा के और एक किया था भाड़ा। तो भाड़ा तो था 1400 का और बीमा था 600 रुपये का, यानी कि टोटल उसने खर्चा किया 2000 रुपीज़ का टोटल उसने खर्चा किया है। तो हम लिखेंगे ऐड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस कि कंसाइनर्स ने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए। उसने टोटल 2000 रुपीज़ खर्च किए। उसने ये 2000 पूरी 400 साइकिल्स के ऊपर गए थे, जबकि हम जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं वो सिर्फ 100 साइकिल्स की ही निकाल रहे हैं। 2000 कितने के ऊपर किए थे, 400 के ऊपर किए थे। हमें चाहिए कितने के ऊपर, 100 साइकिल्स के ऊपर। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शनेटली इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने पर आंसर आता है 500। तो हमारी एबनॉर्मल लॉस की जो राशि हुई वो हुई 20,500। इसको हम क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस। अब उसने क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि ये जो 100 साइकिलें खराब हो गई, इसकी स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी हमें। कबाड़ भी अगर हमारे पास होता है तो कोई भी उसे फेंकता नहीं है, उसको बेच करके उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में एक लाइन उसने बोली थी, मार्ग में ट्रक दुर्घटना के कारण 100 साइकिलें पूर्ण तरह नष्ट हो गई, जिनके केवल क्रय मूल्य का 1/4 मूल्य प्राप्त हो गया। यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना था, 20,000 की जो चीज़ हमारी खराब हुई है, जो साइकिल्स हमारी खराब हुई हैं, उसमें से 1/4 इसका स्क्रैप वैल्यू मिल सकता है हमें। यानी कि हमने इस कबाड़ को, जो खराब हो गई साइकिल, उसको मार्केट में बेचा, तो हमें इसका 1/4 क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ये तो हमारी एबनॉर्मल लॉस की राशि आई। अब हम इसमें से लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। क्या, कौन सी वैल्यू लेस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू। अब हम इसकी नेट लॉस निकालेंगे। ये तो हमारी एबनॉर्मल लॉस की राशि है। अब हम निकालेंगे कि नेट वास्तव में हमें लॉस हुआ कितने का। तो स्क्रैप वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे 20,000 की वो साइकिल्स थी, जिसका हमें स्क्रैप बेचने पर 1/4 रिसीव हो सकता है, जो कि आता है 5,000 रुपीज़। यानी कि 20,500 में से हमने 5,000 तो इस तरह से रिकवर कर लिए। इसके अलावा उसने ये बोला कि हमने इसका बीमा करा रखा था, इंश्योरेंस करा रखा था साइकिल्स का। तो अगर हम वहाँ पे क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो हमें 12,500 का क्लेम प्राप्त हो गया है। तो ये भी हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या रिसीव हो गया, क्लेम रिसीव हो गया। कितने का, 12,500 रुपीज़ का हमें क्या रिसीव हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम। तो अब हम देखेंगे नेट लॉस कितना पड़ा हमें। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ये तो हमारी उसकी राशि है, कितना हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है वास्तव में, और हमने उसको बेचा भी, उससे हमें क्लेम भी रिसीव हो गया। तो टोटल हम देखेंगे हमें नेट वास्तव में शुद्ध हानि कितने की हुई। तो जो हमें नेट लॉस हुआ वो है 3,000 रुपीज़। यानी कि हमारा जो P&L डेबिट होगा, P&L जो हमारा डेबिट होगा वो इस राशि से होगा, और जबकि हम जब एबनॉर्मल लॉस दिखाएंगे तो इस राशि से दिखाएंगे। ये मेजर डिफरेंस आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब हम इसी कंडीशन में अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अनसोल्ड स्टॉक, तो हम देखते हैं 400 साइकिल्स हमने उसे भेजी थी, जिसमें से 100 साइकिल्स खराब हो गई, और उसने बेची कितनी, उसने 240 साइकिल्स बेच दी। ये तो हमारा लॉस हो गया, और ये उसने सेल कर दी। तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक कितना हुआ, 60 यूनिट्स, यानी कि 60 साइकिल्स। 60 साइकिल्स हमारे पास बच गई। अब इसकी क्या वैल्यू है, तो हमें ध्यान रखना है जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन उसी तरह की जाती है जैसे कि नॉर्मल वे में अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं। उसकी वैल्यू ले ली, 60 साइकिल्स की जो बची हुई है उसके अंदर प्रेषक के खर्चे जोड़े, उसके अंदर प्रेषणी के खर्चे जोड़े, और इस तरह से हमारे अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट हो जाता है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड
स्टॉक। तो हमारे पास 60 साइकिल्स थी, 60 मल्टीप्लाई बाय वो एक साइकिल कितने की है, 200 की है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,000 रुपीज़। इतने की हमारी कॉस्ट है अनसोल्ड स्टॉक की। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेटली कंसाइनर्स के एक्सपेंसेस, सेम बिल्कुल जैसे हम पहले सिंपल वे में निकालते थे उसी तरह से। और इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, कंसाइनीज एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर ने खर्चे किए थे 2000, कितने पर किए थे, 400 यूनिट्स पे किए थे। और हमें चाहिए कितनी यूनिट्स के लिए, 60 यूनिट्स के लिए। प्रपोर्शनेटली निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस खर्चे को लिख लो, वो खर्चा कितने पर किया गया उसको डिवाइड करो और जितने के लिए तुम्हें वो खर्चा चाहिए उसको मल्टीप्लाई करो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 300 रुपीज़ आएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं 300 रुपीज़। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंसाइनी के एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि कंसाइनी ने कितने रुपए खर्च किए। कंसाइनी ने टोटल 1200 रुपये खर्च किए। उसने टोटल वैसे खर्चा तो किया है 1200 चुंगी का और 600 रुपये उसने सेलिंग एक्सपेंसेस किए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करते वक्त कंसाइनी के एक्सपेंसेस जब हम जोड़ते हैं तो सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इनमें से सिर्फ एक ही नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो कि है चुंगी। विक्रय व्यय रिकरिंग एक्सपेंसेस में आता है इसलिए उसे नहीं लेंगे। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि 1200 उसने कितने यूनिट्स पे खर्च किया। ये 2000 उसने तो 400 यूनिट्स पे खर्च किया था कंसाइनर ने, लेकिन 1200 रुपये कंसाइनी ने कितने रुपये खर्च किया, ओनली 300 यूनिट्स पे, क्योंकि उसे रिसीव ही 300 हुई। 400 वहाँ से भेजी गई थी लेकिन 100 रास्ते में ख़राब हो गई। उसने जो भी खर्चा किया वो कितने पर किया, 300 साइकिल्स पर। तो अब हमें कितनी यूनिट्स के लिए चाहिए, 60 यूनिट्स के लिए, जो कि आता है 240। अब हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक। इन सबको प्लस करने पर हमें रिसीव होगा 12,540। अब हम बात कर लेते हैं बी पॉइंट की, जो कि सेम इसी क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। उसने हमें बोला कि जो लॉस हुआ है वो कहाँ हो गया, गोदाम में लॉस हो गया, यानी कि गोडाउन में पहुँचने के बाद ये लॉस हुआ है, रास्ते में नहीं हुआ। तब हम इसके लिए, अब मैंने आपको बताया था कि जब गोडाउन में पहुंचने पर लॉस होता है तो एबनॉर्मल लॉस को निकालने के लिए हमें एबनॉर्मल लॉस की जो राशि है, यानी कि जो भी उसकी लागत है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, उसके अंदर प्रेषक के खर्चे भी जोड़ने होते हैं और प्रेषणी के खर्चे भी जोड़ने होते हैं। तो उसी कंडीशंस को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम वही लिखेंगे सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ 100 साइकिल्स, जो कि हमारी क्या हुई है, लॉस हुई है। हम ये किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस की। सेकंड वाली कंडीशन में हमें ओनली एबनॉर्मल लॉस पूछा गया है। कॉस्ट ऑफ 100 साइकिल्स कितनी थी, वही 100 मल्टीप्लाई बाय 200, जो कि होता है 20,000। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए थे 2000, जो कि थे 400 पे, हमें चाहिए 100 के लिए, यानी कि 500। इसी तरह से हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस जोड़ लेंगे। उसने कितने खर्चे किए थे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ही लेंगे, 12,000 चुंगी पे खर्च किए थे। अब हमने जब पहले कंसाइनी के एक्सपेंसेस जोड़े थे अनसोल्ड स्टॉक में, तब हमने यहाँ पर 300 किया था क्योंकि उसे रिसीव ही 300 साइकिल्स हुई थी। बट अब गोदाम में पहुँचने के बाद हानि हुई है, यानी कि उसे टोटल कितने साइकिल्स रिसीव हुई होंगी, 400 साइकिल्स ही रिसीव हुई होंगी। मल्टीप्लाई करेंगे, 100 साइकिल्स के लिए चाहिए 300 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आता है 20,800। ये हमारी किसकी राशि आ गई, एबनॉर्मल लॉस की। मैंने गलती से इसे 12,000 समझ लिया था, ये 1200 ही है। तो इस तरह से हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना कैलकुलेट हो गया, 20,800 रुपीज़। अब वही इसके अंदर से अगर हम स्क्रैप वैल्यू लेस कर दें, क्लेम रिसीव जो हुआ है वो लेस कर दें, तो हमारे पास नेट लॉस
आ जाएगा। और अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन सेम वैसी ही रहेगी जैसी थी, बस जो हमने कंसाइनिंग एक्सपेंसेस में डिवाइडेड बाय 3 किया था प्रोपोर्शनेटली, उसकी जगह 400 होगा। अब मैं आपको इसकी एंट्रीज भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप अकाउंट्स में इजीली इसकी पोस्टिंग कर सकें। तो मैं ए वाले पॉइंट के लिए एंट्रीज करके बता रही हूँ, बाकी सबके लिए सेम वैसी ही होती है। तो मैं सिर्फ एबनॉर्मल की एंट्रीज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें एबनॉर्मल जो लॉस हुआ है उसकी एंट्री करनी पड़ती है। मैंने 3 एंट्री समझाई थी अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस को अच्छे से जानना है तो मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट DR, कितना लॉस हुआ हमें? 20,500। तो हम लिखेंगे 20,500 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 20,500। सेकेंड एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी से पैसे रिसीव होने की, तो हम सबसे पहले उसको ड्यू कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। अब यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ देते हैं और फिर लिखते हैं टू एबनॉर्मल लॉस। मैंने ये लाइन क्यों छुड़वाई है मैं अभी बताती हूँ। एबनॉर्मल लॉस हमारा हुआ है 20,500 का, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितने रिसीव हुए थे? 12,500। और जो हमारा नेट लॉस आया था, जो हमें P&L में डेबिट करना था, मैंने पहले ही बताया था, वो था 3,000। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंस आ रहा है 5,000 का। वो 5,000 स्क्रैप वैल्यू है जो कि हमें बेचने पर रिसीव हुआ है। तो हम कर सकते हैं बैंक अकाउंट DR 5,000। यहाँ पर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बेचने पर पैसा रिसीव हुआ है या उसको कंसाइनी ने बेचा। अगर कंसाइनी ने बेचा होता तो हम यहाँ पे कंसाइनी का नाम लिख देते। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू 12,500, P&L अकाउंट DR टू 3,000, बैंक अकाउंट DR टू 5,000 और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 20,500। इसके बाद अब हम पैसे रिसीव कर लेंगे इंश्योरेंस क्लेम के। तो बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी, कितने? 12,500। इस तरह से आप कंसाइनमेंट अकाउंट में और एबनॉर्मल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करके इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है अकाउंटिंग से रिलेटेड, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।